दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 13 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है। जी इस साल 12 साल बाद समय से पहले मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है। जी मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में दरभंगा के रास्ते दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन हुआ है। जी अगले 12 घंटे के भीतर मानसून पूरे बिहार को कवर कर लेगा। बिहार में 12 साल के बाद मानसून के बादल समय से पहले बरस रहे हैं। जी मौसम विभाग ने बताया है कि इससे पहले साल 2008 में समय से पहले मानसून के बादलों का प्रवेश हुआ था। जी 8 जून 2008 को मानसून समय से पहले बिहार में आया था। बीते बुधवार को मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि पूर्णिया के रास्ते 13 जून को मानसून बिहार में एंटर कर जाएगा, लेकिन अनुमान से एक दिन पहले ही 12 जून को ही इसकी एंट्री हो गई है। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू को भी हिस्सेदारी चाहिए। ये बात कोई और नहीं बल्कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कही है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उसे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सम्मान पूर्वक हिस्सेदारी सभी घटक दलों का हक है। ऐसे में जदयू भी एनडीए के अहम पार्ट हैं, इसलिए जदयू को हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए। यह दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट चल रही है। इसको लेकर प्रधानमंत्री स्तर पर चर्चा हो रही है। क्यास लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। यह जेडीयू को केंद्र सरकार का बाहर से सपोर्ट है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसकी हिस्सेदारी नहीं है। अब विस्तार की चर्चा हो रही है। ऐसे में आरसीपी सिंह का यह बयान काफी मायने रखता है। दोस्तों मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार आज देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। यहां पर बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती हो रही है और किसान मोटी कमाई करने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि कुछ दशक पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर दयाराम की कोशिश का नतीजा है कि आज बिहार में हर साल 21,000 मैट्रिक टन से अधिक मशरूम का उत्पादन हो रहा है। मशरूम की खेती के लिए किए गए सफल प्रयासों के कारण ही डॉक्टर दयाराम को मशरूम मैन भी कहा जाता है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जब 1995 में मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया था तब मशरूम की चर्चा की थी। कुछ अधिकारियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में मशरूम जरूरत बन जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि इसे छोड़िए, कुछ और कीजिए। लेकिन डॉक्टर दयाराम कहते हैं कि मेरा सोना जागना और खाना सब कुछ मशरूम ही है। मैंने जीवन ही मशरूम के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भले ही कुछ अधिकारियों ने मशरूम की महत्ता नहीं समझी हो, लेकिन बिहार सरकार ने मशरूम पर ध्यान दिया। दोस्तों अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का सिलसिला शुरू हो गया है। यह चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल ने शनिवार को घोषणा की है कि उसने राज्य में होने वाले चुनाव के लिए मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा है कि बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी 117 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब बीएसपी सांसद सतीश मिश्रा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि 1996 में बीएसपी और अकाली दल दोनों ने लोकसभा चुनाव लड़ा था और 13 में से 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार गठबंधन नहीं टूटेगा। इससे पहले बीजेपी पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। दोस्तों भोजपुरी सुपर गर्ल अक्षरा सिंह कल नालंदा जिला के करायपर सुराय प्रखंड में दिरीपर गांव गई, जहां एक वृद्ध महिला कौशल्या देवी और उनकी 8 वर्षीय पोती धर्मशिला कुमार शौचालय में रहने को मजबूर हैं। यह अक्षरा ने वहां जाकर हालात का जायजा लिया और फिर उन्हें आर्थिक मदद दी। यह अक्षरा सिंह ने वृद्ध महिला के इस हाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह घटना रोंगटे खड़े कर देने जैसा है। यह मैं शॉक्ड हूं कि इस बुरी मां के पास रहने को घर नहीं है। यह अक्षरा सिंह ने कहा है कि मुझे इस बुरी मां के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। यह जानकर बेहद दुख हुआ कि एक बुरी मां के पास घर नहीं है और वह इतनी गरीब है कि उनके पास सर छिपाने को छत नहीं है, न ही उनके बुढ़ापे का कोई सहारा है। बस वे बिना मां बाप के 8 वर्षीय पोती के साथ रहने को मजबूर है। आज मैं यहां आकर उनकी मदद की और जरूरत पड़ी तो फिर आगे भी मदद करूंगी। साथ ही मैं लोगों से अपील करूंगी कि वे भी ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने को आगे आए।
दोस्तों आसमान छू रही सरसों तेल के रेट में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। हालांकि यह कमी थोक भाव में हुई है। यह दूसरे तेलों के साथ सरसों तेल की मिलावट पर रोक के बाद बाजार में अन्य खाद्य तेलों की मांग कमजोर पड़ने से विदेशों में सोयाबीन, डीगम और कच्चा पाम तेल की कीमतों में गिरावट का रुख रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई दिनों से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा जोरों पर चल रही थी, लेकिन सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिन के दिल्ली दौरे ने अब चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। यह योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद शुक्रवार देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और फिर अमित शाह के बीच भी बैठक हुई। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली यात्रा के संदर्भ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है। जहां उन्होंने कहा है कि यह देश के सबसे बड़े राज्य के सूबेदार यानी कि मुख्यमंत्री के लिए दूर दिन का वक्त है कि अपना पद बरकरार रखने के लिए उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नवंबर से राज्य में एनडीए की सरकार है। यह तभी से एनडीए में शामिल चारों घटक दल बीजेपी, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के बीच कुछ न कुछ खटक पटक की खबर लगातार मीडिया में सुर्खियां बनती रही है। एक दूसरे के दल के सर्वोच्च नेताओं जैसे सीएम नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी पर भी खूब बयानबाजी होती रही है। हालांकि अंत में सब कुछ ठीक करने की कोशिश की जाती है और मीडिया में एनडीए के एकजुट होने का दावा किया जाता है। मगर हालिया घटनाओं को देखें तो सवाल उठता है कि क्या एनडीए में सब कुछ मजबूती से खड़ा है? तो वही लालू प्रसाद यादव का एक फोन एनडीए में टेंशन को क्यों बढ़ा देता है? मांझी की मुलाकात के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया है कि डोरे डालने वाले सफल नहीं होंगी। साथ ही एनडीए के नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय आंतरिक फोरम पर अपनी बात रखने की नसीहत दी है। ताजा घटनाक्रम जीतन राम मांझी के बाद मुकेश सहनी की लालू प्रसाद यादव से फोन पर हुई बातचीत को लेकर जुड़ी हुई है। मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव से हुई बातचीत को पर्दे में रहने को कहकर एनडीए में हलचल मचा दी है। यह लालू के 74वें जन्मदिन के बहाने जीतन राम मांझी और लालू की फोन पर बंद कमरे में बात हुई। इस मुलाकात के बारे में मांझी कुछ भी कहने से बचते रहे हैं, मगर तेज प्रताप यादव से पूछा गया तो उनका सीधा सीधा कहना था कि मैंने मांझी जी को कहा मन डोल रहा है तो आ जाइए, यह महागठबंधन के दरवाजे आपके लिए खुले हैं मांझी जी। वही सूचना मिली है कि जीतन राम मांझी के बाद मुकेश सहनी की भी लालू प्रसाद यादव से फोन पर बातचीत हुई। जब मीडिया ने उनसे लालू से बात मुलाकात के बारे में पूछा तो सहनी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव बड़े नेता हैं, यदि मौका मिला तो जरूर मुलाकात करूंगा। हालांकि फोन पर बात को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि इसे पर्दे में ही रहने दें। दोस्तों कोरोना के मामले कम होने के साथ ही बिहार में लॉकडाउन फिलहाल खत्म हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान करते हुए बिहार वासियों को लॉकडाउन की सख्ती से थोड़ी सी छूट दे दी है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार खुद सड़क पर उतरकर कोरोना के बाद के हालातों का जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी है कि लोग सावधान रहें। कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है, नाइट कर्फ्यू जारी है, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों की परेशानियों को देखते हुए सुविधाओं में छूट दी गई है। ढील देने के बाद भी लोग गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क पहनेंगे तो ये उनके हित में होगा। अभी 1 सप्ताह के लिए बिहार को अनलॉक कर दिया गया है। अब आगे का निर्णय सभी से मिले फीडबैक के आधार पर लेंगे। एक बार फिर से हम निकलेंगे और फिर खुद से अनलॉक 1 का जायजा लेंगे और इसके बाद ही आगे तय किया जाएगा कि आगे बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर नहीं। दोस्तों देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम की वजह से महंगाई आसमान छू रही है। पिछले कुछ दिनों से जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से ज्यादा हो गई है, वहीं आज डीजल ने भी शतक का आंकड़ा छू लिया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आज पेट्रोल के बढ़ते दाम ने 100 रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। यहाँ 100 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल की बिक्री हो रही है। देश में यह पहला रिकॉर्ड है जब डीजल के बढ़ते दाम ने 100 रुपए लीटर को पार कर गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में आज भी पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और ये 107 रुपए लीटर पर जा पहुंचा है। दोस्तों बिहार एनडीए में मचे अंदरूनी खींचतान ने विरोधियों को हमला बोलने का मौका दे दिया है। एक तरफ एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी सरकार के दोनों बड़े घटक दलों बीजेपी और जेडीयू को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। इस सबके बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने यह दावा किया है कि बिहार में नीतीश सरकार और अस्थिर हो चुकी है। आरजेडी ने दावा किया है कि एनडीए में बिखराव तय है, लेकिन सबसे बुरा हाल जनता दल यूनाइटेड का होने वाला है, क्योंकि जेडीयू
अब दो फार होने के कगार पर हैं। आरजेडी का दावा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू में जल्द ही विभाजन हो जाएगा। जदयू की अंदरूनी सियासत यह बता रही है कि निकट भविष्य में नीतीश जेडीयू और आरसीपी जेडीयू अलग अलग नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अगले महीने दरभंगा एयरपोर्ट से दुबई के लिए विमान सेवा शुरू होने जा रही है। यह स्पाइस जेट 3 जुलाई से वाया मुंबई, जबकि इंडिगो 5 जुलाई से वाया हैदराबाद ये विमान सेवा शुरू कर रही है। यह दोनों कंपनियों की साइट पर दुबई के लिए टिकट की बुकिंग शुरू है। यह स्पाइस जेट का किराया 10,504 रुपए और इंडिगो का किराया 14,142 रुपए है। हैदराबाद और मुंबई में यात्रियों को विमान बदलना होगा। यह जानकारी के अनुसार यात्री दरभंगा से हैदराबाद जाएंगे और वहां से विमान बदलकर दुबई के लिए रवाना होंगे। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के थर्ड वेव की आशंका के बीच बिहार सरकार बिहार में जल्द से जल्द जनता को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाने की मुहिम में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को लक्ष्य दिया है कि वे अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को टीका लगाने के काम में जितने सरकारी कर्मचारियों की जरूरत है उतने लोगों को लगाया जाना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता बताई है। दोस्तों, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार की नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन पर बधाई तो दी, वहीं आरजेडी पर निशाना भी साधा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार के 5 साल तक पूरी मजबूती से चलने का दावा किया और बंगाल में टूट को लेकर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। शाहनवाज हुसैन ने समस्तीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार पूरी तरीके से मजबूत है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार 2025 तक चलेगी। एनडीए में कोई विवाद नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं। जदयू और बीजेपी के रिश्ते पिछले 15 से 20 साल में अब तक के सबसे अच्छे दौर में हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी के नारे बिहार में खेला होबे को लेकर कहा है कि उनके साथ तो खेला हो चुका है। आरजेडी शपथ लेने के लिए तैयार बैठी थी, अब उनको 5 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आरबीआई ने ग्राहकों से लिए जाने वाले कस्टमर चार्ज में बढ़ोतरी कर दी है। यह साथ ही गैर बैंक एटीएम चार्ज में भी बढ़ोतरी आरबीआई ने कर दी है, जिस पर गुस्सा जाहिर करते हुए डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा है कि सांस लेने पर भी चार्ज लगा दो ना। दरअसल आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर कस्टमर चार्ज को बढ़ा दिया है, जिसके बाद कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट करते हुए तंज कसा है और कहा है कि एक बार में ही क्यों नहीं सब खत्म कर देते, क्यों रोज रोज जलील करते हो। आपको बता दें कि कुमार विश्वास ने बीते दिन शाम के वक्त ट्वीट करके मामले पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सांस लेने पर भी रोक लगा दो, एक ही बार में झंझट खत्म करो, क्यों रोज रोज जलील कर रहे हो। कुमार विश्वास यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि लोगों ने खून पसीने बहाकर 4 पैसे कमाए हैं, कोई राजद्रोह का अपराध कर लिया क्या। दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग लेन देन करते हैं तो फिर ये आपके काम की खबर है। इनकम टैक्स, आधार कार्ड को पेन से लिंक, बैंकिंग समेत कई अहम कार्य हैं जिसे आपको हर हाल में 30 जून 2021 से पहले निपटा लेना चाहिए, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बैंक से लेन देन में भी समस्या आ सकती है। हो सकता है कि बैंक अकाउंट भी बंद हो जाए। अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो फिर आज ही कर लें। आपके पास सिर्फ 30 जून तक का समय बचा हुआ है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम डेडलाइन 30 जून 2021 तय की है। इसके बाद भी जिन लोगों का पैन लिंक नहीं होगा उनको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही उनका पैन कार्ड बंद हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर। यह खबर टैक्स पेयर करने वालों के लिए है। यह 30 जून से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें, वरना 1 जुलाई से टैक्स पेयर को अधिक कटौती का भुगतान करना पड़ सकता है। जी हां, अब बात करते हैं जो व्यक्ति अभी तक पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, वह जल्द इसका लाभ ले लें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की 8वीं किस्त किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया है। यह पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसीलिए उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए 2 गुना लाभ लेने के लिए 30 जून तक इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, ताकि अगली किस्त आपके खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर की जा सके। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करने पर आपके खाते में 4000 रुपए आएंगे, यानी कि आपको 2 गुना लाभ मिलेगा। इसमें 8वीं और 9वीं दोनों ही किस्तों के पैसे जोड़कर आएंगे।
अब बात करते हैं, आप 30 जून से पहले नया IFSC कोड ले लें। जी हाँ, तो सिंडिकेट बैंक ग्राहकों के लिए बेहद काम की खबर है। सिंडिकेट बैंक का 1 अप्रैल 2021 से कनाडा बैंक में विलय हो चुका है, इसीलिए अब 1 जुलाई से बैंक की IFSC कोड बदलने जा रहा है। ऐसे में सिंडिकेट बैंक की ब्रांच मौजूदा IFSC कोड 30 जून 2021 तक ही काम करेंगी। दोस्तों, बिहार के 13 IPS अधिकारी ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाएंगे। ये हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 14 जून से 19 जुलाई तक आयोजित होने वाली मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 13 IPS अधिकारियों को जाना है, जिनकी जगह आंतरिक व्यवस्था से अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप रोटी सेक रहे होते हैं तो फिर अचानक से गैस खत्म हो जाती है। ऐसे में आपके पास दूसरा सिलेंडर है तो फिर आप बदल लेते हैं, लेकिन जिनके पास एक ही सिलेंडर होता है तो उनको पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ती है। इसीलिए आज हम आपको सिलेंडर में गैस है कि नहीं या कितनी गैस बची है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे चूल्हे में आंच कम आने लगती है तो हम ये सोचने लगते हैं कि गैस बदलने का समय आ गया है। फिर जल्दीबाजी में सिलेंडर हिलाकर देखते हैं कि उसमें गैस बची भी है या नहीं। जी हाँ, हम सिलेंडर के वजन के हिसाब से अंदाजा लगाने लगते हैं, लेकिन यह तरीका सही नहीं है क्योंकि सिलेंडर में गैस पानी का रूप ले लेता है। जी, ऐसे में उनका वजन सही होता है लेकिन गैस नहीं होती है। जी, आप सिलेंडर में बची हुई गैस का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो फिर सूती का एक कपड़ा ले लें। इस कपड़े को पानी में अच्छी तरीके से गीला कर ले, फिर उसको पूरे सिलेंडर पर अच्छी तरीके से फेरें और थोड़ी देर इंतजार करें। अब जितने हिस्से में सिलेंडर गीला दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि गैस भी उतना ही है। बाकी सूखा हिस्सा देखकर समझ जाइए कि वो गैस खत्म हो चुकी है। यह दरअसल सिलेंडर का खाली हिस्सा गर्म होता है, इसलिए खाली हिस्से का पानी जल्दी ही सूख जाता है। यह गैस से भरा हुआ हिस्सा ठंड होता है, इसलिए ठंडे हिस्से का पानी देर से सूखता है। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश की माली हालात खराब हुई है। इस दौरान जरूरी खर्चों में कोई भी कटौती नहीं की गई है। इस दौरान भी बच्चों की फीस भी परिजन दे रहे हैं। निजी शिक्षण संस्थान इसको लेकर अभिभावकों के पीछे पड़े हुए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि बिहार में सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे ही, फीस के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार को इस ओर काम करने की जरूरत है। दूसरी ओर आरजेडी ने भी निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में यानी कि बिहार में शिक्षा माफिया का राज चल रहा है। जी हां, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में मेडिकल और निजी शिक्षण संस्थान दोनों मिलकर आम लोगों को लूट रहे हैं। सरकार का कोई भी नियंत्रण निजी शैक्षणिक संस्थान पर नहीं है। एक तरफ जनता के पास पैसे नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जनता को मोटी फीस देनी पड़ रही है। केवल चर्चा से कुछ नहीं होने वाले हैं। समय रहते सरकार और विभाग को कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। इन केंद्रों पर लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। टेस्ट में सफल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि इन केंद्र पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग प्रशिक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अभी से ही वहां की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। खासकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि जितिन प्रसाद के बाद कांग्रेस के कई और नेता 2022 में चुनाव से पहले पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दोस्तों, भाजपा को छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी टीएमसी में वापस लौटने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय ने केंद्र सुरक्षा वापस लेने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। यह सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। मुकुल राय ने शुक्रवार को अपने पुत्र शुभ्रांशु के साथ टीएमसी में शामिल हुए थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और फिर राज्य की सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं ने मुकुल राय की वापसी पर उनका स्वागत किया। पार्टी में औपचारिक रूप से फिर से शामिल होने से पहले मुकुल राय ने टीएमसी भवन में ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की थी। टीएमसी के संस्थापकों में शामिल मुकुल राय ने कहा है कि वे सभी परिचित चेहरों को फिर से देखकर खुश हैं।
दोस्तों, कोरोना के कारण सरकारी खजाना पर दबाव काफी बढ़ गया है। यह रेवेन्यू में गिरावट आई है, जबकि आर्थिक सुधार के लिए उसे ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालय से कहा है कि वे अपने खर्च पर नियंत्रण करें, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करें, जिससे जरूरत की जगहों पर ज्यादा खर्च किया जा सके। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने नॉन स्कीम खर्च में 20% तक की कटौती करने का निर्देश दिया है। खर्च में कटौती को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी मंत्रालयों से जरूरी कदम उठाने को कहा है। यह वित्त मंत्रालय ने खर्च कटौती को लेकर 2019-20 को आधार वर्ष बनाया है। माना जा रहा है कि इसके तय ओवर टाइम अलाउंस में कटौती की जाएगी, जिससे क्लास सी कर्मचारी पर सीधा असर होगा। इसके अलावा रिवॉर्ड में कटौती संभव है, यानी कि रिवॉर्ड में भी कटौती हो सकती है। दोस्तों, बीजेपी ने शनिवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कड़ा प्रहार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस केंद्र में दोबारा सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने के फैसले पर पूर्ण विचार किया जाएगा। क्लब हाउस चैट के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने शनिवार को कहा कि यह कांग्रेस के टूल किट अभियान का ही हिस्सा है और पार्टी को अपना नाम बदलकर एंटी नेशनल क्लब हाउस कर लेना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट के दौरान पाकिस्तान के पत्रकार से कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का मोदी सरकार का फैसला बहुत दुखद है। जम्मू कश्मीर में ना लोकतंत्र है और न ही कश्मीरियत है। एक वक्त पर जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू हुआ करता था और सभी मिलकर रहा करते थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर धारा 370 फिर से विचार किया जाएगा। दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच शुक्रवार को करीब 3.5 घंटे तक सीक्रेट मीटिंग हुई। यह प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच बीजेपी के खिलाफ रणनीतिक बनाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के सामने एक प्रेजेंटेशन पेश किया। इस प्रेजेंटेशन में इस बात पर चर्चा की गई है कि कैसे गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यह जानकारी के मुताबिक प्रशांत किशोर ने शरद पवार को बताया है कि करीब 400 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अकेले बीजेपी को हरा सके। ऐसे में रीजनल पार्टी को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। यह खबर के मुताबिक प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ कई रीजनल पार्टियों के संपर्क में है और लगातार उनके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ रही प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच बंगाल की राजनीति को लेकर भी चर्चा हुई। उन्होंने शरद पवार को बताया है कि बंगाल में बीजेपी की लहर के बाद भी किस तरीके से ममता बनर्जी ने बाजी अपने पाले में कर ली। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए नए सियासी समीकरण गठजोड़ पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है। 2014 से जुड़े पिछड़े वोट बैंक को सहेजने के लिए पार्टी ने पिछड़े नेताओं पर अपनी निगाहें गड़ानी शुरू कर दी है। वर्तमान परिदृश्यों को देखें तो फिर कोरोना की दूसरी लहर में भाजपा के खिलाफ कुछ नकारात्मक माहौल बना है। ऐसे में विपक्षी दल भी पिछड़े अति पिछड़े जातियों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इससे सतर्क भाजपा को लगता है कि पिछड़ी जातियों के ऐसे प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में कर लें जिनका किसी जाति पर पैठ हो, जिससे 2022 के मिशन फतेह में कोई भी बाधा ना हो। यह बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे के बीच भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली अपना दल की अनुप्रिया पटेल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जो इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया है कि पार्टी 2022 की सत्ता पाने के लिए कुछ ऐसे नेताओं को अपने तरफ लगाना चाहती है जिसका किसी जाति पर विशेष पर अपना प्रभुत्व तो हो। ऐसे कुछ नेताओं को अपनी ओर लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, यूपी में आजकल सियासी सरगर्मी तेज है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा में बैठकों का दौर तेजी से चल रहा है। लगातार हो रही मीटिंग के बीच सरकार और संगठन में बदलाव की चर्चा ने भी जोर पकड़ लिया है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर यूपी के बंटवारे की खबर वायरल हुई। कुछ लोगों का दावा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल और बुंदेलखंड को अलग कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग ने वायरल हो रहे इस मैसेज का खंडन किया
किया है। यह सूचना विभाग ने फैक्ट चेक करते हुए ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में बंटवारे की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। जहां उत्तर प्रदेश की विभाजन को लेकर जताई जा रही आशंका निराधार है, गलत है, फेक है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक खबरों का प्रसार करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का लखनऊ दौरा, उसके बाद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह का राज्यपाल से मिलना, इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली जाकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की घटना ने अफवाहों को और बल दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि वो यूपी में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आज तक कुछ लोग राजनीतिक खबरों की सनसनी बना रहे हैं, इससे जनता गुमराह होती है। उन्होंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री पद को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। उनका कहना है कि ऐसी खबरें कुछ ही देर के लिए बस ध्यान खींच सकती है, इनकी कोई भी उम्र नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इससे समाज का भला नहीं होता है, ऐसा करने वाले ये जान ले कि इससे कोई उन्हें याद नहीं रखेगा। दोस्तों, पटना जंक्शन के पास बकरी बाजार के खाली परिसर में मल्टी मॉडल हब बनेगा। इसमें 363 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। साथ ही बैंकों और कार्यालयों को भी इससे जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मीठापुर क्षेत्र के विकास तथा स्मार्ट सिटी पटना के तहत रीडेवलपमेंट ऑफ पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन योजना का जमीनी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य एवं विकास को लेकर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट वायरल होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए उन पर और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कह दिया है कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने दिग्विजय सिंह के चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी अपने ट्विटर पर शेयर की है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस पर चैट के दौरान कथित तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 को फिर से बहाल करने पर विचार करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद था। दोस्तों, बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अनोखे अंदाज में तंज कसा है। वह बिहार में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लॉकडाउन हटाए जाने के बाद की परिस्थितियों को लेकर ये बयान दिए थे। उन्होंने कहा है कि कोरोना का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद लोगों को बेवजह घर से निकलने से बाज आना चाहिए, बचना चाहिए। ये कहने के लिए उन्होंने राहुल गांधी का उदाहरण दिया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि लोग अभी घर से बाहर उतना ही निकले जितने की राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। वो यही रुकी और उन्होंने कोरोना को लेकर ऐसी ही कुछ और बातें कही। उन्होंने सोनिया गांधी का भी नाम लिया। संजय जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर भी कोरोना के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी जानती है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल उतना ही करें जितना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र का प्रयोग करते हैं। उनके इन बयानों के बाद बिहार में टीका टिप्पणी का दौर और भी गर्म होने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार की राजनीति को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। कल तक तेज प्रताप यादव पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को राजद के साथ आने का ऑफर दे रहे थे। अब लालू के बड़े बेटे को ही भाजपा ने एनडीए के साथ आने का ऑफर दे दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि अगर जीतन राम मांझी के साथ तेज प्रताप यादव आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे। अब तेज प्रताप यादव क्या फैसला लेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अब जीवन भर के लिए बढ़ा दी गई है। ये शिक्षकों के लिए खुशी की बात है। अब बिहार शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के जवाब में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें कि टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि पहले 7 साल की हुआ करती थी, लेकिन अब इसको लाइफ टाइम जिंदगी भर के लिए करा दिया गया है। दोस्तों, कोसी के इलाकों में लोग पानी का रंग देखकर ही बाढ़ आने का अंदाजा लगा लेते हैं। कोसी में जैसे ही लाल पानी उतरता है तो लोग सचेत हो जाते हैं। जानकारों की राय में यह पानी इस बात का संकेत होता है कि इस मौसम का यह पहला पानी है जो हिमालय से उतर गया है। पानी का रंग बदलते ही लोग बाढ़ से सुरक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं। लाल पानी का उतरना तटबंध के अंदर के गाँव में एक अजीब सी परिस्थिति पैदा कर देता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जब हम लोग लाल पानी देख लेते हैं तो मान बैठते हैं कि अब कोसी
कोसी ने आंख लाल दिखाना शुरू कर दिया है। यह कोसी में लाल पानी मई के अंतिम और जून के प्रथम सप्ताह के बीच अमूमन उतर जाता है। लाल पानी के उतरते ही लोगों में बाढ़ का भय समाने लगता है। जब पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है तो फिर लोग निश्चय हो जाते हैं कि कोसी अभी स्थिर है। पानी का रंग जब बिल्कुल ही मटमैला हो जाता है और उसकी गति सामान्य से कुछ तेज हो रहती है तो फिर लोगों को आभास हो जाता है कि पीछे कहीं किसी गांव को काट रही कोसी या फिर इसके लक्षण ठीक नहीं लगते हैं। दोस्तों, अमूमन अपने गेहूं खरीद लक्ष्य से काफी पीछे रह जाने वाली बिहार ने मौजूदा रबी गेहूं खरीद सीजन में असाधारण प्रदर्शन किया है। यह भारतीय खाद्य निगम के आंकड़ों के अनुसार 6 जून तक बिहार में इस सीजन में गेहूं की खरीद 2,31,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के 4494 मीट्रिक टन के आंकड़ों के मुकाबले 50 गुना अधिक है। अगर पूरे उत्पादन की बात छोड़ दे तो फिर यह स्थिति ऐसे राज्य में नजर आई है जो पिछले साल अपने निर्धारित लक्ष्य की 1% भी खरीद नहीं कर पाया था। पिछले साल इसका अनुमानित उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन था। यह सिर्फ बिहार ही नहीं, यहां तक कि गेहूं का अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश भी अपनी फसल के मामूली हिस्से की ही खरीद कर पाता है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।